चलिए आ गए सब लोग, आ जाइए फटाफट वापसी ले लीजिए। सभी को हमारा नमस्कार, सादर नमस्कार। आ गए सब लोग, शाबाश, वेरी गुड। चलिए शुरुआत कर लेते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक की। रेडी हैं? ठीक, शाबाश, वेरी गुड। चलो कुछ व्यवस्था पढ़ा लें, करते हैं व्यवस्था तुम्हारी कुछ। ठीक है, आ रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं, बस एक बार चैटिंग ऑन कर लेते हैं, फिर उसके बाद समय दीजिए बस 2 मिनट का। इसमें भी गागर में सागर भरूंगा, निश्चित तौर से भरने की कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम ये एहसास होता रहे नहीं कि कुछ न कुछ हम लोग कर रहे हैं, ऐसा एहसास मैं आपको दिलाता रहूं। चलिए, जय श्री राम। ये आयनिक इक्विलिब्रियम अगर हम लोग रिवाइज करते हैं तो इसमें भी हम पूरी ताकत और जो हमारे मन में चल रहा है वो सब भर दूंगा मैं। ठीक है, नेहा जोशी। चलिए अब देखिए, आयनिक इक्विलिब्रियम की अगर बात आती है तो सबसे पहले हम 2-3 टर्म जिनका जरूर जिक्र करते हैं। देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम तभी संभव है जब हम लोग आयंस का फॉर्मेशन करें, आयंस का फॉर्मेशन करें। ठीक है, तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि हमने हमेशा जब फॉर्मेशन किया है आयंस का, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा वर्ड है जो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था कि एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यहीं पर थ्योरी आयनाइजेशन की भी आती है, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन भी आती है। तो एक तो वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये टर्म आप जरूर ध्यान दीजिएगा। यहां पर एक टर्म है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जो यानी कि अगर हम कहें तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। यहां पर लिख सकते हैं कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट, जो एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट पास करने की पावर रखता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। ये टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है रविंदर जी, ठीक, आपका सुझाव ठीक है, अच्छा है, हम छोड़ देंगे बिल्कुल। हमने बुक में बहुत जगह छोड़ा है, बुक में बहुत जगह छोड़ा है, जो मैंने बुक प्रिंट कराई थी उसमें बहुत जगह छोड़ दिया था मैंने एक पेज। चलिए खैर कोई बात नहीं, आपका सुझाव ठीक है, वेरी वेरी नाइस। तो अब यहाँ इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात आती है तो एक चीज जरूर याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी तभी ट्रांसफर होगी, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में AB कोई इलेक्ट्रोलाइट है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी जब हमने पास की तो A पॉजिटिव में टूटा और B नेगेटिव में टूटा, आयन का फॉर्मेशन यहाँ पर जरूरी हो जाता है। लेकिन अगर हम कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो जो कंडक्शन होता है, अगर मैं बात करूं कंडक्शन की, अगर मैं बात करूं कंडक्शन की, तो यहां पर एक मिनट रुक जाइए, कंडक्शन की मैं बात करता हूं। अगर मैं बात कंडक्शन की करता हूं तो कंडक्शन में खास बात यह है कि वो डिपेंड किस पे करता है, कंडक्शन ऑफ सॉल्यूशन। अगर किसी भी सॉल्यूशन का कंडक्शन है वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ मोल्स,
नंबर ऑफ मोल्स इन यूनिट वॉल्यूम कर दूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा, इन यूनिट वॉल्यूम कर देता हूं, ये ज्यादा बेटर रहता है। एक तो ये ध्यान देखना है, और दूसरी चीज ये है कि साइज पर भी, तो यानी कि साइज बड़ा होगा तो कंडक्शन स्लो हो जाएगा, तो साइज ऑफ आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, साइज ऑफ आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिए तो कंडक्शन घट जाता है, तो रेजिस्टेंस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है। तो ये वर्ड छोटे हैं, ये वर्ड छोटे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड छोटे हैं लेकिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। तो ये आप फार्मूले के तौर पर, इससे पहले मैंने हर बार अपने पैटर्न को बदलने की कोशिश की है। आप जानते हैं कि जितनी बार मैं क्लास लेता हूं उतनी बार अपने पैटर्न को बदल देता हूं, और उसका कारण सिर्फ यही कि मैं चाहता हूं कि आपको हर बार नई चीजें मिलती रहे, हर बार नई चीजें मिलती रहे, और अनुसर की क्लास एकदम अपने आप में बदलती रहे। ठीक, तो ये बात भी ध्यान देना। और सॉल्यूशन जितनी जल्दी टूटेगा उतनी ही जल्दी आयंस में कन्वर्ट होंगे, आयंस का फॉर्मेशन होगा, और उतनी ही जल्दी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी होता है। अगर हम लोग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन की बात करते हैं तो यहां पर लिख देता हूं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मैं हमेशा कभी भी आपने नोटिस करा होगा, बहुत सारे लोग मुझसे 2-2 साल से पढ़ रहे हैं, अनुसर ने कभी रटा हुआ नहीं लिखा है। ये बात आप नोटिस कर लेना, मेरी एक ही चैप्टर की 25 क्लास देख लेना, 2500 अलग मिलेंगी, क्योंकि मैंने कभी रट के नहीं पढ़ाया है, मैंने समझ के पढ़ाने की कोशिश की है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड होगा या आयोनाइज जो हो जाते हैं, नंबर ऑफ आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल लिख देता हूं, नंबर ऑफ आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल लिख देता हूं, मॉलिक्यूल लिख देता हूं। एक बात तो ये ध्यान दें, और नीचे टोटल नंबर आ जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट बिफोर आयनाइजेशन। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिख देता हूं, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बिफोर आयोनाइजेशन। अगर डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो फिर डिसोसिएशन वर्ड यूज करिएगा, बिफोर आयोनाइजेशन हो जाएगा। और या डिसोसिएशन करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला भी आपको बहुत काम आए। ये सब चीजें मैंने स्टार्टिंग में इसलिए बताई कि आपको एक इंट्रो मिल जाए, वो भी बहुत बड़ी चीज है, इंट्रोडक्शन आपको जरूरी है। अब कंडक्शन सॉल्यूशन पर डिपेंड करा, कंडक्शन नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करा, ये बातें आपको याद रहे। इसी के साथ में आपको ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी याद रहना चाहिए। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट पर अप्लाई होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पर ये अप्लाई होता है, और ये बताता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसकी डाइल्यूशन के, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइल्यूशन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी कंसंट्रेशन के, है ना, यही बात तो है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वॉल्यूम होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट उसकी कंसंट्रेशन के। ये फार्मूला भी शायद आपने पढ़ा होगा। और ये ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ जो है वो केवल एप्लीकेबल होता है किसके लिए, केवल एप्लीकेबल होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इट इज एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये बात भी आपने पढ़ी होगी और समझी होगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये एग्जाम्पल भी, कोई भी एग्जाम्पल आप लेकर के इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर केसी इसका निकाला जाता है तो ये भी बता देता हूं, यहां पर केसी इज इक्वल टू हो जाता है, के इज इक्वल टू याद है अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू यहाँ पर वॉल्यूम आता है। इस फार्मूले से ही मैंने ये दोनों फार्मूले जनरेट किए हैं, ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा, है ना। प्रीति बात आ रही समझ में, सब लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, यहाँ एक रिवीजन क्लास है, और ये रिवीजन क्लास आपको एकदम परफेक्ट मिलनी चाहिए। डिग्री ऑफ, अगर हम डिसोसिएशन की बात करते हैं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होती है वो, अगर हम ये कहें कि किसी भी सॉल्यूशन की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को देख लें, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर और एक निश्चित डाइल्यूशन पर भी देख लें, उसका रिलेशन भी बोला जाता है, ऐसे भी हम लोग बता सकते हैं। तो यहां नोट करके ये पॉइंट लिख सकते हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा मान लेते हैं इज इक्वल टू लैम्डा, ये बात ध्यान देना, लैम्डा वी मान लिया मैंने यानी कैलकुलेटेड कंडीशन पर, और यहाँ लैम्डा इनफाइनाइट मान लिया मैंने। ये दोनों चीजों पर ध्यान देना, ये फार्मूला कम मिलता है आपको। तो लैम्डा वी क्या है, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मैंने मानी है, कंडक्टिविटी मानी है, और एक डेफिनिट कंसंट्रेशन पर, एट डेफिनिट कंसंट्रेशन मान लेता हूं, डेफिनिट कंसंट्रेशन पर मैं इसे मान लेता हूं, ध्यान दीजिएगा। लैम्डा इनफाइनाइट जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है, ये बात भी आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये फार्मूला भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसी से हम लोग कोलरिश लॉ की तरफ चले जाते हैं, यहीं से कोलरिश लॉ भी डिराइव कर दिया जाता है, ये भी आप जानते हो, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले से पढ़ा चुका हूं। ये चीज भी आप अपनी नोटिस करके रखिएगा, ठीक है। एक बात याद रखना, दूसरी चीज आपको, अगर आयनाइजेशन कांस्टेंट है बेस का, अगर एसिड का आयनाइजेशन कांस्टेंट है तो Ka से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस का है तो Kb से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट जो भी आप बोलते हो, तो यहां लिख देता हूं आयनाइजेशन, डिसोसिएशन ही लिखिए ज्यादा बेटर रहता है, या आयनाइजेशन एक्चुअल में वर्ड वही है, तो यहां लिख दिया डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस में हेडिंग बना देता हूं एसिड और बेस। अगर हम लोग एसिड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोगों को कांस्टेंट Ka लगाना पड़ेगा, है ना, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल pKa के हो जाता है। अगर बेस के लिए लगाते हैं तो Kb हो जाता है, अर्चिता समझ में आ रहा है, वो अपॉन pKb हो जाता है। ये फार्मूला भी पीजीटी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीजीटी के एग्जाम्स के लिए, वरदान बनता है ये बिल्कुल फार्मूला, ये मान लीजिए आप, बहुत अच्छे ढंग से मानिएगा, ठीक है, ये बात याद रखना। तो अगर आपसे कहा जाए कि फार्मूले को हम थोड़ा सा ब्रेक करें और थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो क्या कंडीशन बन सकती है, तो pKa प्लस pKb बराबर हो जाता है 14 के, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा अभी, और आपको ये भी पढ़ाया जाएगा कि Ka और इंटू अगर करें, इंटू मिलाएंगे ना, Ka इंटू Kb ले आए तो ये वैल्यू जो हो जाती है 10⁻⁻14 के बराबर हो जाती है। ये फार्मूला भी आप अच्छे से याद कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पर क्वेश्चन भी संभावित बनते हैं। तो है ना, एकदम एक आपको ट्रिकी पॉइंट से लेकर के चल रहा हूं। और अगर हमें स्ट्रेंथ पता करनी है, रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करनी है, तो यहां पर हेडिंग बना देता हूं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड एसिड्स की अगर मैं बात करूं, एसिड एंड बेस दोनों की बात कर लेता हूं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर मान लो कोई हमने HA एसिड ले लिया, अगर एसिड है मान लेते थोड़ी देर के लिए एग्जांपल समझने के लिए, एसिड को HA लिया और मैंने बेस को यहां पर HB लिया, तो मैं क्या कहूं और इसके लिए क्या मैं फार्मूला बनाऊं। तो फिर देखिए हमने क्या किया है, यहां लिखूंगा मैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का मतलब HA लिख देता हूं, ठीक है। नीचे स्ट्रेंथ ऑफ, दोनों को कंपेयर कर लेता हूं, एसिड ये 1 मान लो, ये 1, और एसिड 2 अगर लोगे, एसिड 2 लोगे आप तो इसे HB मान लेना, HB, ठीक है। ऐसा कर लो, यहां पर बेस हटा दो, अभी दो स्ट्रेंथ करो, कंपेयर करो, अभी बेस को बाद में B1 B2 मान लेंगे। तो अगर मान लो यहां पर मैंने लिया तो यहां स्ट्रेंथ हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ HB मान लेते दोनों की, तो यहां पर कंसंट्रेशन हो जाएगी H पॉजिटिव आयन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन किसमें, HA में करेंगे, यही तो बात है प्रीति। और यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन HB करेंगे। सिंपल सा फार्मूला, सिंपल तरीका। यहीं पर एक चीज और आप बढ़ा सकते हो कि ये दोनों चीजें एक बात पर और डिपेंड करती कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा HA का कितना है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा HB का कितना है, इससे भी पता लग सकता है। अगर इससे और भी रिलेशन देखना चाहो तो अंडर रूट में ले चले जाओ, तो वहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट HA का हो जाएगा और यहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट HB का हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज भी हमें यहां पर समझ में
आ रही होगी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे एग्जामिनेशन के लिए हो जाएगी। तो इसीलिए ये फार्मूले में अक्सर ये कहता हूं कि भैया इनको जरूर ध्यान दीजिए। किसी भी एसिड और बेस की अगर स्ट्रेंथ ऐसी अगर हमें बेस की लिखनी हो तो बेस का भी कंपैरिजन हम कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से करा जाएगा। चीज आप अगर मान लीजिए बेस है तो यहां पर मैं लिख सकता हूं स्ट्रेंथ ऑफ बेस B1 मान लेता हूं। यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ बेस B2 मान लेता हूं, बेस B2 मान लेता हूं। तो यहां कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन B1 कर दीजिए, और यहां कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस इन B2 कर दीजिए, जो एक दूसरे के रिलेशन में चलता है। तो इसका फार्मूला भी सेम रहता है, बाकी यहाँ कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। यानी अगर एक दूसरे को देखें तो ये स्क्वायर रूट में अगर चलेंगे तो स्क्वायर रूट में आप K1, जैसे मैंने यहाँ पर आपका KHA लिया है तो यहाँ पर B1 B2 ले लीजिएगा, सेम फार्मूला बना लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। अब इसी पर हम लोग एक चीज और आपसे बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसिड और बेस का कंसेप्ट चलता है। शॉर्टकट में बात करेंगे, रिवीजन चल रहा है इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। एसिड एंड बेस का कंसेप्ट, एक एक साइंटिस्ट का नाम लेंगे और उस साइंटिस्ट थ्योरीज क्या थी डायरेक्ट उन पर बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इजी टॉपिक माना जाता है और इसका क्वेश्चन फंसता नहीं, आसानी से सब लोग कर ले, फंसने का मतलब आसानी से सब लोग कर लेते हैं, ये मेरा तात्पर्य है। आता तो है पेपर में लेकिन आसान होता है, क्वेश्चन टिपिकल नहीं होता है इसका, ये तो आप भी जानते हैं। क्वेश्चन जहां टिपिकल होगा मैं बताऊंगा कहां टिपिकल होगा। देखिए अगर एसिड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को थ्योरीज की जानकारी होनी चाहिए, एक हमारी ये पुरानी कहानी है और कहावत भी है कि एसिड कितने तरीके के होते हैं, पहले तो हम ये जरूर जान ले, फिर बाद में हम पुरानी बातें करेंगे। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, नंबर 1, ये सब बातें आपको पता रहनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड भी यहाँ एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग वीक एसिड हो जाता है, और इसी तरीके से आपका वीक बेस हो जाता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए ऑलरेडी, इनमें मुझे बताने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से अगर हम लोग ये बात करें कि पॉलीबेसिक एसिड है या डाइबेसिक एसिड है, ये बात भी आपको पता रहे, यानी कि ऐसे बोलें कि मोनोप्रोटिक डाइप्रोटिक एसिड, ऐसे पता रहे आपको। मोनोप्रोटिक एसिड होते हैं, मोनोप्रोटिक एसिड जो केवल 1H पॉजिटिव आयन देते हैं, 1H पॉजिटिव आयन दे। डाइप्रोटिक एसिड जो होंगे, डाइप्रोटिक एसिड जो आपके 2H पॉजिटिव आयन दें। ट्राइप्रोटिक एसिड कौन से होंगे, ट्राइप्रोटिक एसिड जो होंगे वो आपके देंगे, ट्राइप्रोटिक एसिड आपके 3H पॉजिटिव आयन दें, और इससे ज्यादा दें, मोर देन 3 कहां चले जाएंगे, आपके सब पॉली में चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो आप जैसे चाहे वैसे याद कर लो, ठीक है। पॉली बेसिक में या फिर 2 से ज्यादा को कर दो या 1 से ज्यादा कर दो, एज यूजुअल जो आपको समझ में आए। जैसे यहां पर एग्जांपल हम HCl का लेंगे, यहां पर एग्जांपल H2SO4 का लेंगे, यहां पर एग्जांपल H3PO4 का लेंगे, इस तरीके से एग्जांपल भी ले सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि H4P2O7 इसका नाम पायरोफॉस्फोरिक एसिड है, बताइए जगमोहन जी ये कैसा प्रोटिक है, कितने इसकी बेसिसिटी क्या होगी? अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो इसकी बेसिसिटी या प्रोटिसिटी क्या होगी, बताइए, बेसिसिटी या हम बोले प्रोटिसिटी, प्रोटॉन वाला होता है ना, तो प्रोटोसिटी भी बोल सकते हैं, दोनों बातें, दोनों टर्म एक ही है, बताइए। तो यहां पर आंसर 4 आना चाहिए, बेहतरीन, बिल्कुल। बेसिसिटी इसकी 4 होगी, कारण क्या है, ये 4H पॉजिटिव आयन देता है। एज इट प्रोड्यूसेस, नीचे लिख देता हूं, एज इट प्रोड्यूसेस 4H पॉजिटिव आयन, 4H पॉजिटिव आयन देता है। हाँ बिल्कुल रजदा, सही बात है,
4 H पॉजिटिव देता है। बहुत ही बेहतर आपने जवाब दिया। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी एसिड की अगर निकाली जाती तो एसिड की हमेशा बेसिसिटी निकाली जाती है। जी, एसिड की हमेशा बेसिसिटी निकाली जाती है और बेस की हमेशा एसिडिटी निकाली जाती है। एक्सेप्शंस में जो आते हैं एग्जाम्पल, एक्सेप्शन क्या है, H3PO3 को अगर देखोगे तो H3PO3 देखो, H3PO2 देखो, ये सब खतरनाक एग्जाम्पल माने जाते हैं, खतरनाक एग्जाम्पल माने जाते हैं और ये एग्जाम्पल आपको परेशान भी करते हैं। H3BO3 भी आपको परेशान कर सकता है, H3BO3 भी आपको परेशान कर सकता है। ये एग्जाम्पल परेशानी वाले हैं। अगर हम लोग H3PO3 की बात करते हैं तो ये फास्फोरस एसिड बोला जाता है और फास्फोरस एसिड में 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज होते हैं, यानी कि डाइप्रोटिक माना जाता है। अगर H3PO2 की बात कर लेते हैं, ये भी बड़ा खतरनाक एग्जाम्पल माना जाता है और ये केवल एक H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता है क्योंकि इसमें एक ही OH बॉन्ड बनता है। अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर ये कंडीशन हमारी पैदा हो जाती है। ये हो गया H3PO2 होता है, ये H3PO2 का स्ट्रक्चर बन जाता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा टिपिकल बनता है। एक ही इसमें OH होता है, यहीं से ही बॉन्ड से H रिलीज होता है, ये कंडीशन बन जाती है। और जबकि यहाँ पर अगर हम H3PO3 का बनाएंगे तो यहाँ पर P डबल बॉन्ड O हो गया और ये OH हो गया और ये H हो गया, आपका OH हो गया और यहाँ पर एक आपका H हो गया। ये यहाँ पर केवल 2 H मिलते हैं, इसलिए ये डाइप्रोटिक में कंडीशन इसकी पैदा हो जाती है। तो ये बातें आप ध्यान दीजिए। H3BO3 को भी अगर देखें तो H3BO3 का स्ट्रक्चर बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है और ये भी एक H पॉजिटिव ही बनाता है, एक H पॉजिटिव बनाता है। इसके स्ट्रक्चर में हम लोग H3BO3 का जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अब एक्चुअल स्ट्रक्चर में क्या कंडीशन होती है, इसी तरीके स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन स्ट्रक्चर बाद में कंबाइन कर जाता है, कंबाइन कर जाता है, इसलिए ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर बैलेंसी भी O की सेटिस्फाइड नहीं हो पाती। तो इसलिए, है ना, बिल्कुल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि H यहाँ पर रिलीज होता है। H केवल 2 ही रिलीज हो रहे हैं और 2 जब H रिलीज होंगे तो फिर दिक्कत करेंगे, 2 H रिलीज होंगे तो यहाँ पर दिक्कत करेंगे, इसलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। स्ट्रक्चर H3BO3 का NCERT में देखो, अगर NCERT आप देख रहे हो तो स्ट्रक्चर ऑफ H3BO3 जो है, H3BO3 की अगर बात करोगे आप तो स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। 3 OH होता है बोरिक एसिड में, लेकिन रिलीज जो होता है, रिलीज की अगर मैं बात करूं जगमोहन जी, तो रिलीज तो वहां पर यही कंडीशन में होगा ना। देखो रिलीज वाली जो कंडीशन है वो डिफरेंट हो जाती है। रिलीज OH बिल्कुल सही बात है, 3 OH होता है, बिल्कुल सही बात। देखो स्ट्रक्चर को मैं बनाने की कोशिश करूंगा, बताइएगा। देखो ऐसे आप बनाते हो, ऐसे बनाते हो ना जगमोहन जी, ऐसे बनाते होंगे आप OH, ठीक है, ऐसे बना लीजिए और ऐसे बनाते हैं, वो इस डाइमर जैसी कंडीशन बना लेती है। हाँ, रिलीज केवल एक ही करता है, रिलीज केवल एक ही करता है और रिलीज एक करने का कारण सिर्फ यही होता है उसके स्ट्रक्चर में पॉलीमेराइजेशन के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वो आपस में कंबाइन कर जाता है स्ट्रक्चर, और आपस में जब कंबाइन कर जाता है तो बना देता है बी। जैसे BOH का अगर हम होल थ्राइस देखें, इसे ऐसे भी लिखा जाता है, इसे ऐसे भी लिखा जाता है। और एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में इट रिलीजेस ओनली 1 H पॉजिटिव आयन, केवल एक ही H पॉजिटिव आयन ये रिलीज करता है, इसीलिए ये मोनोबेसिक में कंसीडर किया जाता है। कारण क्या है कि उस समय ये BOH का होल 4 और ऊपर एक नेगेटिव और एक H पॉजिटिव ये बना लेता है, तो ये केवल एक ही H ये वाला रिलीज करता है। यही मैंने पढ़ा है और यही मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, याद रहे, आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ गए भैया। चलिए खैर कोई बात नहीं, सब चलती रहती हैं। अब हमने एक कंसेप्ट हमारा आर्हीनियस का कंसेप्ट है, आर्हीनियस, आर्हीनियस का कंसेप्ट है, रुक जाइए, अब ARRHENIUS आर्हीनियस कंसेप्ट है। और आर्हीनियस कंसेप्ट को अगर मैं देखता हूं तो आर्हीनियस का कंसेप्ट ये कहता है कि जो H पॉजिटिव आयन देता है, जैसे मान लीजिए इसने H पॉजिटिव आयन दिया, Cl नेगेटिव, और NaOH को लिया मैंने, तो यहाँ पर इसने Na पॉजिटिव दिया
और OH नेगेटिव दिया, तो जो H पॉजिटिव दे रिलीज H पॉजिटिव एसिड कहलाएगा, रिलीज OH नेगेटिव वो आपका बेस कहलाएगा। ये आर्हेनियस का कंसेप्ट माना जाता है। इसी को अगर मैं कहूं तो वो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का जो कंसेप्ट है, यहां पर अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के कंसेप्ट की डिटेल अगर स्टडी आपको करनी है तो आप जरूर हमारे क्लास को देखिएगा, जो हमने डिटेल में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर जितनी जरूरत है उतनी बात करूंगा, क्योंकि नहीं तो फिर पूरी क्लास बहुत लंबी होगी और हमारा वर्क भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर जो प्रोटॉन देता है, डोनर ऑफ प्रोटॉन की बात करूं, डोनर ऑफ प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं, डोनर ऑफ प्रोटॉन, तो डोनर ऑफ प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव डोनर की बात करता हूं, H पॉजिटिव डोनर की, तो वो एसिड कहलाता है, और एक्सेप्टर की अगर मैं बात करता हूं, तो जो एक्सेप्टर होते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को, ठीक है। अगर मैं एक्सेप्टर की बात करता हूं तो एक्सेप्टर जो ऑफ प्रोटॉन की अगर मैं बात करूं तो वो कहलाते हैं आपके बेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर H पॉजिटिव एक्सेप्टर हो जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप दोनों चीजें याद कर सकते हो, ये बेस के नाम से जाना जाता है। ये थ्योरी भी चली, लेकिन उन कंपाउंड्स पर ये थ्योरी नहीं अप्लाई हो पाई जिन पर H पॉजिटिव थे ही नहीं, मतलब जिनके अंदर H पॉजिटिव थे ही नहीं, वहां पर मामला फेल हो गया इनका। तो इसको भी ये माना जाता है, और ये हमेशा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही, यानी कि पानी इसमें मिलाना पड़ेगा तभी ये थ्योरी काम कर पाती थी, वरना इसका ये ड्रॉबैक भी आ गया था कि HCl जो है वो डोनेट कर सकता है। जैसे मैं HCl का ही एग्जांपल लेकर के अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, तो ये मैंने H2O ले लिया। अब क्या होगा अगर मैं इसकी थ्योरी को देखूं, तो H3O पॉजिटिव और यहां पर Cl नेगेटिव, ये आपका एसिड हो गया, ये आपका बेस हो गया। ये यहाँ पर आपका अगर एसिड और बेस 1-1 कर लेते हैं तो ये आपका बेस 2 हो गया और ये आपका एसिड 1 हो गया। नहीं, ये बेस, सॉरी उल्टा हो गया, ये एसिड हो गया क्योंकि ये H दे सकता है ना। ये आपका हो गया एसिड, ये एसिड 2 हो गया और ये बेस 2 हो गया। इस तरीके से मैं एग्जांपल लिख सकते हूँ। इसी से एक कंसेप्ट बाहर निकल के आता है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट, याद है ना। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट, एसिड बेस पेयर का कंसेप्ट निकल करके आता है, पेयर कंसेप्ट। ये बहुत फेमस है और सर जी मैं ये कहता हूं कि पीजीटीज में इससे क्वेश्चन बचता नहीं है, और बहुत जरूरी है आपको ये कंसेप्ट पता करना। जो एसिड और बेस एक प्रोटॉन से डिफर करें, मान लो ये HA है, HA में अगर आपने एक प्रोटॉन माइनस कर दिया तो ये बेस बन गया, और अगर बेस में एक प्रोटॉन आपने ऐड कर दिया तो ये आपका एसिड। तो यहाँ पर ये एसिड एंड बेस विच डिफर फ्रॉम ओनली वन प्रोटॉन, वो कॉल्ड एसिड बेस कॉन्जुगेट पेयर कहलाते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल से लेकर के बात करूं तो यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड ले लेता हूं और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, वो आप बताता चलता हूं। एक जैसे HCl कॉन्जुगेट एसिड, इसका कॉन्जुगेट बेस Cl नेगेटिव होगा। ऐसे ही H2CO3 ले लेता हूं तो यहां पर HCO3 माइनस हो जाएगा। ऐसे ही मैं H2SO4 ले लेता हूं तो यहां HSO4 नेगेटिव, एक प्रोटॉन से डिफरेंस आना चाहिए। अगर मैं यहां HSO4 नेगेटिव ले लेता हूं तो यहां पर SO4 डाई नेगेटिव एंड सो ऑन। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल चलते रहेंगे जो शायद आपके काम आएंगे, तो आप ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग देखता हूं तो 3 कैटेगरीज बनाई जाती हैं इसमें। जैसे कि अगर मैं कहूं तो मॉलिक्यूलर एसिड भी होते हैं, कैटायनिक और एनायनिक, सब तरीके के एसिड बनाए गए हैं ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के कंसेप्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने एक खास बात ये भी बताई कि कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, कुछ बेस भी ऐसे होते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कैटायनिक फॉर्म में होते हैं। अगर मैं कहूं तो कुछ कैटायनिक फॉर्म में भी होते हैं, कुछ कहूं तो एनायनिक फॉर्म में। ये बात भी आपको याद रखना, नहीं पेपर आपको परेशान कर दे। अगर मैं बात करूं यहां से कि एसिड कौन से हो सकते हैं और यहां बात करूं बेस कौन से हो सकते हैं, तो एक आधा एग्जांपल जो भैया मुझे गरीब आदमी को याद है मैं बता दे रहा हूं। जैसे मॉलिक्यूलर में एसिड में H2O आएगा, लेकिन H2O यहाँ बेस में भी आता है, ये बात भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर आप एसिड ले लो तो HCl ले लो, HBr भी ले सकते हो आप, HClO3 भी ले सकते हो, न्यूट्रल है
सब। और यहाँ पर आप H2SO4 भी ले सकते हो, आप HNO3 भी, ये सब मॉलिकुलर फॉर्म में है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है आपको हमसे ज्यादा याद हो। ऐसे ही आप यहाँ पर RNH2 ले सकते हो, RNH2 ले सकते हो। ऐसे ही आप यहाँ पर अमोनिया NH3 ले सकते हो। ऐसे ही आप यहाँ पर NH2OH ले सकते हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, है ना। ऐसे एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर यहाँ पर चले आओ तो यहाँ पेन बदल देता हूँ, याद आपको रहेगा उम्मीद करता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ यहाँ पर NH4 पॉजिटिव ले लेते हैं आप, है ना। ऐसे ही आप कॉम्प्लेक्स वाले एग्जाम्पल ज्यादा यहाँ पर पूछे, जैसे Cu ले लिया मैंने और वाटर ले लेता हूँ, H2O का होल 4 कर दूं, सही रहेगा ना। और ऊपर लगा देता हूं 2+। ये एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है कैटाइनिक में। ऐसे एल्युमिनियम का एग्जाम्पल भी ले सकता हूं, Al ले लिया और इसको गंगा जल के साथ नहलवा दूं, H2O का होल 6 कर देता हूं और ऊपर लगा देता हूं उसके 3+, ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। ऐसे और भी एग्जाम, Fe का एग्जाम्पल ले लो, हाँ Fe H2O यहाँ पर होल 6 लगा दो और यहाँ पर भी आप ट्राई पॉजिटिव लगा सकते हो। ऐसे एग्जाम्पल भी पेपर में पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरीके से यहाँ चले आओ, CO H2O का होल थ्राइस ले लो, OH ले लो और ऊपर इसके 2 पॉजिटिव डाल दो। ये एग्जाम्पल भी OH है ना, इसीलिए तो यहाँ OH होना जरूरी है। यहाँ Fe तो आपको पकड़ में जरूर आ रहा होगा कि पकड़े कैसे, तो ऐसे पकड़े, यहाँ पर OH अगर दिखे और पॉजिटिव दिखे तो समझ लेना वो बेस है और कैटाइनिक कैटेगरी में जा रहा है। और अगर आपको न दिखे तो समझ लेना कैटाइनिक है। मतलब अगर ऐसा एग्जाम्पल आए कौन कैटाइनिक बेस है कौन एनाइनिक बेस है, तो सट से यही चीज देखना, खट से आंसर निकाल देना, बिल्कुल जलवा आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। इसके बाद एनाइनिक की कंडीशन में आ जाओ तो ये तो बहुत है। HCO3 नेगेटिव ले लो आप, HSO4 नेगेटिव ले लो आप, H2 लेना पड़ेगा, H2PO4 नेगेटिव ले लो आप। ऐसे ही HS नेगेटिव ले लो आप। ऐसे ही आप HPO4 का 2 नेगेटिव ले लो। यहाँ पर भी वही कंडीशन, Cl नेगेटिव जो अभी बने थे ना, आपने Br नेगेटिव ले लो, Br नेगेटिव ले लो, OH नेगेटिव ले लो और CO3 डाई नेगेटिव ले लो और SO4 का भी डाई नेगेटिव ले लो। इन सबके आगे बढ़ा दो, PO4 का ट्राई नेगेटिव एंड सो ऑन। बहुत सारे एग्जाम्पल आप खुद ही लिख लोगे, यहीं लिख देता हूं, PO4 ट्राई नेगेटिव आप लिख सकते हो। ऐसे एग्जाम्पल भी आपके सामने आते रहेंगे। चलिए खैर, ये तो हो गया एग्जाम्पल जो मुझे आपको बताने थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज, इसलिए जरूरी है। इसी के बाद आपने लुईस कंसेप्ट भी पढ़ा होगा, लुईस कंसेप्ट पढ़ा होगा। लुईस कंसेप्ट ये एक्चुअली में मॉडर्न कंसेप्ट बोला जाता है, इसको हम लोग मॉडर्न कंसेप्ट का नाम भी देते हैं। अब इस मॉडर्न कंसेप्ट में है कुछ नहीं, केवल ये बताया गया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है, इसीलिए इसको मॉडर्न बोला गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो भी चीजें बताई गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को हमने क्या बताया कि ये मॉडर्न कंसेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है। यहाँ पर जो डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की अगर मैं बात करता हूं, डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूं तो वो बेस कहलाएंगे, बेस कहलाएंगे। और यहां पर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करूं, एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो एसिड कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल हमेशा बताता हूं कि भाई साहब ये अमोनिया बहन जी बैठी हुई हैं, इनके पास 2 लप्पू हैं और ये BF3 हैं जो इन्हें सामने से देख रहे थे। इन्हें थोड़ी सी शर्म आई, ने दोनों इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए इस कंपाउंड में। ये कंपाउंड जो बना इसे हम लोग एडिशन प्रोडक्ट यानी एडक्ट के नाम से जानते हैं। अब ये हमें डोनेट कर रहा है तो बेस हो गया लुईस बेस, और ये आपका लुईस एसिड बोला जाता है। ठीक है, लुईस एसिड के नाम से जानते हैं। अगर लुईस एसिड है तो ये इलेक्ट्रोफाइल भी बोले जाते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी कह सकते हो आप इन्हें, इलेक्ट्रोफाइल के नाम से भी जान सकते हो। अगर मान लीजिए लुईस बेस है तो लुईस बेस को भैया आप न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की जगह क्या लिखोगे, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हो, न्यूक्लियोफाइल भी कह सकते हो। तो ये बात भी एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर भी आप एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट
तरीके से इस चीज को सोच सकते हो कि अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का कहीं डोनेशन दिखे तो ये बात समझ लेना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को, नहीं समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे कंटिन्यू कर लेते हैं तो एक कंसेप्ट है एसिड बेस का जिसका नाम है लक्स फ्लड कंसेप्ट। ये भी पेपर में, यानी कि लक्स फ्लड कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस भी माना जाता है। एसिड बेस इसकी डिटेल क्लास मेरी ऑलरेडी लगी हुई है, इसलिए यहां पर भी मैं जिस तरीके से ऊपर आपको शॉर्टकट में लेकर के चल रहा हूं, शायद मुझे लगता है सफिशिएंट मैटर दे रहा हूं मैं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, बाकी आप जैसा बताएंगे। जो ऑक्साइड आयन का डोनर होता है वो बेस कहलाता है। तो यहां लिख देता हूं एन ऑक्साइड डोनर, ऑक्साइड आयन डोनर कर देता हूं, एन ऑक्साइड आयन डोनर इज आ बेस लिख देता हूं, इज आ बेस। ठीक है। और ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर जो होगा, एन ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर जो होगा, ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर अगर मैं लिख देता हूं, एक्सेप्टर जो होगा वो इज एन एसिड कहलाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना पड़ेगी। मतलब बहुत हिट पे काम कर रहा हूं मैं इस समय। अगर मैं इसके एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैं यहां पर बेस ले लेता हूं और यहां पर ले लेता हूं एसिड। ठीक है, इन दोनों को प्यार करवाता हूं। अगर मान लो CaO है और यहां पर SiO2 आ गया, दोनों ने आपस में प्यार किया और बना लिया कैल्शियम SiO3। ठीक है, बन गया। और अगर यहाँ SO3 लोगे तब भी पॉसिबल है। देखो अगर मान लो ये वाला SI, ये ले लो सब, चलो अब चेंज करके थोड़ा सा SO3 ले लेते हैं, SO3। तो ये एग्जाम्पल पूछा गया था पेपर में, इसलिए मैंने इसको चेंज किया, ये PGT में आ चुका है। इसी तरीके से BaO ले लो, और जब आप BaO ले लोगे तो यहाँ पर आप SiO2, इस बार पलट दिया मैंने एग्जाम्पल, SiO2 ले लो। तो अब ये बस ऊपर भी ले सकते थे, जो तुमने लिखा प्रीति वो ठीक लिखा, गलत नहीं है। मतलब मैंने इसलिए चेंज किया कि PGTs में एक एग्जाम्पल मुझे समझ में याद आया तुरंत, इसलिए मैंने पलट दिया एग्जाम्पल। ऐसे ही अगर आप 6Na2O ले लो, अब इस पे आपको P4O10 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ P4O10 आप 6 ना लेकर के डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन वो रिएक्शन अधिकतर देखी नहीं गई है, इसलिए मैंने लिख रहा हूं Na3PO4 मुझे बनाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मैं मगहू ले लेता हूं, ये मगहू जो है, जब मगहू ने SO3 को देखा तो बना दिया इन्होंने MgSO4। ऐसे एग्जाम्पल भी पेपर में आ सकते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लक्स फ्लड कंसेप्ट बहुत टिपिकल कंसेप्ट नहीं है, इसको भी आप पढ़िएगा। बाकी असानोविच भी आप पढ़ लीजिएगा वहां से, लेकिन यहाँ पर वही है, और वो असानोविच मैंने वहां पर पढ़ा दिया डिटेल में, तो वो भी आप असानोविच में देख लीजिएगा। और असानोविच के बाद जो है वो आप पूरी इसकी वीडियो जाकर के जरूर ध्यान से देख लेना, क्योंकि नहीं तो ये चैप्टर इसी मर्ज कर दूंगा तो लेंथी बन जाएगा। यहीं पर एक टॉपिक आपने जरूर पढ़ा होगा, कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट को अगर मैं देखता हूं तो कॉमन आयन इफेक्ट, इसके रिकॉर्डेड क्लास में चले जाना, आपको सब मिल जाएगा। अगर कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन, ये कहा जाता है। जैसे मान लो AC एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर ये डिसोसिएट हुआ तो A पॉजिटिव में होगा और C नेगेटिव में होगा। और अगर मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट मान लो AB ले लिया, तो जब ये टूटा तो A पॉजिटिव बना और B नेगेटिव बना, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन। यानी कि अगर मैं कहूं कि कॉमन आयन कौन है, तो कॉमन आयन यहाँ पर आपको A पॉजिटिव देख रहा है। अब गरीब आदमी तो ही बैक मारेगा, जो कमजोर होगा वही तो बैक करेगा, ताकतवर बैक नहीं करेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं कि अगर हम लोग HCl की प्रेजेंस में H2S गैस पास करते हैं तो सल्फाइड आयन कम मिलते हैं, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका कम हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। इसमें जो कॉमन आयन है वो इस वजह से, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कॉमन आयन हो गए, ये कॉमन आयन हो गए। इसी तरीके से अगर एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं NH4Cl का ले लेता हूं,
ये टूटेगा तो NH4 पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा, और यहीं पर अगर मैंने NH4OH डाल दिया तो ये टूटेगा NH4 पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। रिएक्शन नीचे वाली रिवर्स कर जाएगी, कारण ये कि इसी में ही आपको ये कॉमन आयन दिखाई दे रहा है। तो ये सब चीजें कॉमन आयन इफेक्ट के लिए पढ़ी जाती, कांस्टेंट टेम्परेचर पर ये सब चीजें होती हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। और ऐसे क्वेश्चंस जो इस पर आते हैं वो अधिकतर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही आपको याद। कंसंट्रेशन जो है वो अगर हम देखें कि कॉमन आयन से हमें पता क्या लगेगा, तो किसी भी अननोन आयन की कंसंट्रेशन में जो वीक होगा पता लग जाएगी, डिसोसिएशन क्या है वो भी हमें पता लग जाएगा, ये सब जानकारी हमें प्रैक्टिकली मिल जाती है। अगर हम एक चीज और देखें, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को देखें तो वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इस पर भी क्वेश्चन पीजीटी जरूर देता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर तो 100% क्वेश्चन देता है, जिसे हम लोग केएसपी के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है सबको? केएसपी के नाम से जानते हैं, और ये एग्जाम्पल क्लास 12 से लेकर के एमएससी तक चलता है। AgBr हमने सॉलिड फॉर्म का ले लिया, इसे तोड़ दिया, Ag पॉजिटिव और Br नेगेटिव में तोड़ दिया, ठीक है। तो अगर हम इसका K निकालते हैं तो क्या आ जाता है, Ag पॉजिटिव आयन आ जाता है और यहाँ पर Br नेगेटिव आ जाता है। नीचे सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा यूनिट मानी जाती है, इसका हम S मोल ले लें, इसका भी S मोल ले लें, तो K इज इक्वल टू हो जाता है S इंटू S, ठीक है। S इंटू S मतलब S स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग SP लगा देते हैं सॉलिड की कंसंट्रेशन को यूनिट मानते हुए। तो यहाँ पर KSP इज इक्वल टू हमारा फार्मूला हो जाता है S स्क्वायर, या S इज इक्वल टू हो जाता है अंडर रूट KSP। ये फार्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, और इसका हम लोग, लेकिन ये फिक्स नहीं रहता, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मोल्स। ये नंबर ऑफ मोल्स पर जरूर वेरिएशन आ जाता है। जैसे PbI2 अगर मैंने तोड़ा तो ये बनेगा Pb डाई पॉजिटिव और 2I नेगेटिव। अब यहाँ पर S मोल बन रहा है, यहाँ 2S मोल बन रहा है, तो KSP जो निकल करके आएगा वो S इंटू 2S का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी ये 4S क्यूब बन जाता है। इस तरीके से फार्मूले में वेरिएशन आता रहता है, ये फार्मूला फिक्स नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर फिक्स फार्मूले की कोशिश आप बिल्कुल नहीं करिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जा रहा है यहाँ पर। सॉल्युबिलिटी से रिजल्ट क्या निकल करके आएगा? सॉल्युबिलिटी से अगर मान लो सपोज कर लेते हैं कि आयनिक कंसंट्रेशन, यानी कि अगर मान लो A पॉजिटिव है और B नेगेटिव, ये हम आयनिक कंसंट्रेशन बोल रहे हैं। अगर ये KSP की वैल्यू के बराबर हो गई, KSP ऑफ AB के बराबर, एग्जांपल लेकर के, वैसे में लिखता आयनिक कंसंट्रेशन, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा। ये बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये सैचुरेट है, सैचुरेशन यहाँ पर हमें दिखाई देगा। वेरी गुड, शाबाश। और अगर मान लीजिए ये वैल्यू ज्यादा हो जाए, यानी A पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, यानी आयनिक कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाए KSP ऑफ AB से, तो यहाँ पर आपको याद होना चाहिए सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा, सुपर सैचुरेशन हो जाएगा, सुपर सैचुरेशन हो जाएगा। वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। और अगर मान लीजिए मैंने A पॉजिटिव और B, बिल्कुल प्रीति यू आर 100% राइट, और आपकी तैयारी भी ये बता रही कि आपने मजबूती के साथ तैयारी की है। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड, ये हमारा हो गया अनसैचुरेटेड। वेरी गुड, सुनना। इस पे PGT लिख लो। PGT अगर मैं लिखूंगा तो इस पे @2025 100% क्वेश्चन रखा हुआ है, मुझे दिख रहा है। कोई लोग बताना मत किसी को, बस, और कोई बात नहीं। तो देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर, अरे राम राम, PGT एग्जामिनेशन। PGT एग्जामिनेशन जंप कर गया पेज इज जंपिंग, मामला पंपिंग, ठीक है। चलिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेज फॉर द PGT एग्जामिनेशन, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जैसे इसमें एक चीज भी आती है, जैसे एग्जाम्पल कभी कभी आ जाए, एग्जाम्पल अगर आ जाए तो एग्जाम्पल में आप रिफाइनिंग ऑफ NaCl याद रखिएगा, रिफाइनिंग ऑफ नमक NaCl याद रखना, ये भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। साल्टिंग ऑफ द सोप है ना, साल्टिंग आउट बोलते हैं ना, साल्टिंग आउट ऑफ सोप भी इसका एग्जाम्पल है, पढ़ा होगा। सॉल्वे प्रोसेस में भी यही यूज होता है, सॉल्वे प्रोसेस भी इसी का एग्जाम्पल माना जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्लास आज की,
और अगर हम प्रैक्टिकल के व्यू से देखें, प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तब भी हमें ये पता लगेगा कि आखिरकार हमें करना क्या है। तो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप नोट करना चाहें तो H2S gas is passed in the presence of HCl during second group एनालिसिस। ठीक है, दूसरी बात है NH4OH is added in the presence of NH4Cl during third group एनालिसिस। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक ये चीज बता दें कि अगर NH4OH इज एडेड, H2S गैस इज पास्ड, ये एक्सेप्शन अलग से याद रखना, H2S gas is passed in the presence of H2S gas is passed in the presence of NH4OH during fourth group एनालिसिस। तो ये क्या चीज है, ये नॉट कॉमन आयन इफेक्ट, ये बात ध्यान देना, ये कॉमन आयन इफेक्ट का एग्जाम्पल नहीं है, जबकि कभी कभी इसी में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड ग्रुप एनालिसिस में अगर हम लोग करते हैं तो थर्ड ग्रुप एनालिसिस में सर बेसिक रेडिकल जितने भी आते हैं, आयरन एल्यूमिनियम है ना, आयरन एल्यूमिनियम क्रोमियम ये वाले आते हैं, और कैल्शियम मैग्नीशियम ये फोर्थ में चले जाते हैं, कैल्शियम फिफ्थ में चला जाता है, फोर्थ में जिंक चला जाता है, जिंक वाले जितने भी आते हैं वो जिंक, स्ट्रॉन्सियम बेरियम ये फोर्थ में चले जाते हैं, और मैग्नीशियम सिक्स्थ में रखा गया है। ठीक है सर, और जो एसिड रेडिकल्स के कोई ग्रुप नहीं बनाए गए, लेकिन आप चाहते हैं तो एक डाइल्यूट के हिसाब से है, एक कंसंट्रेटेड के हिसाब से है। एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल दोनों के लिए है ना, दोनों के लिए नहीं, ग्रुप एनालिसिस केवल बेसिक की होती है, एसिडिक की ग्रुप एनालिसिस नहीं होती। लेकिन कुछ लोगों ने, टीचर्स ने अपने हिसाब से डिवाइड कर दिए, एक डाइल्यूट पर है, एक कंसंट्रेट पर है सर, और एक केवल बेरियम क्लोराइड पर है। तो इसलिए वो दो, एक डाइल्यूट में चला जाता है, कंसंट्रेट में। डाइल्यूट डालोगे तो वही कार्बोनेट आयन आपको मिल जाएंगे डाइल्यूट वाले में, है ना, कार्बोनेट आयन है, एसीटेट आयन है, ये सब डाइल्यूट्स में चले जाते। कंसंट्रेट में भी क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, ये सब कंसंट्रेट में चले जाते हैं, और आपका सल्फेट आयन जो है वो बेरियम क्लोराइड से डिटेक्ट होता है। तो उनके ग्रुप है नहीं, लोगों ने बना दिए ग्रुप, तो केवल बेसिक है, बेसिक रेडिकल्स के। एक दिन ग्रुप प्रैक्टिकल की पूरी क्लास लूंगा मैं, उसमें आपको बताऊंगा, नहीं तो ये चैप्टर सर डिस्टर्ब हो जाएगा, और कोई बात नहीं है। प्रैक्टिकल पे पूरा बढ़िया करके बताऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस अपने ऊपर भी रहता है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में भी हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लोग पढ़ लेते हैं तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, जैसे कि कब हमारा जो है केएसपी की वैल्यू, अगर हम केएसपी की वैल्यू की बात कर लेते हैं तो उस पर भी क्वेश्चन हमारा कभी कभी आ जाता है, जो मैंने पीछे सैचुरेशन अनसैचुरेशन पर बताया आपको। ठीक है, इसी के साथ में एक चीज है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर सॉल्यूशन भी बताऊंगा। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक बड़ा टॉपिक माना जाता है। ऐसा करता हूं, पहले बफर सॉल्यूशन बता देता हूं, फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पे जाता हूं। यहां पर मैं लिख देता हूं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन से जो क्वेश्चन बनता है वो हेंडरसन हेसलवॉक की इक्वेशन का बनता है। बफर सॉल्यूशन दो तरीके का माना जाता है भैया, बफर सॉल्यूशन दो तरीके का माना जाता है। एक होता है बफर नंबर 1 एसिडिक बफर,
एसिडिक बफर होता है, एसिडिक बफर हो जाता है, ठीक है सर, एसिडिक बफर। और दूसरा हो जाता है आपका बेसिक बफर, ये आप जानते हो, बेसिक बफर हो जाता है। अब आपको ऐसी चीज, यानी कि बफर सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट आइदर ऑन कीपिंग इट और ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। यानी कि स्मॉल अमाउंट एसिड बेस का मिलाएं तो उसकी पीएच वैल्यू ना बदले, उसे रखा रहने दें तो पीएच ना बदले, या फिर उसमें हम थोड़ा पानी मिला दें, कुछ भी कर दें थोड़ा, लेकिन टेस्ट ट्यूब में है तो थोड़ा, समुद्र में है तो कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो बफर सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक बफर सॉल्यूशन होता है। और एसिडिक और बेसिक अगर मैं बफर की बात करता हूं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि बफर सॉल्यूशन जो है वो पीएच वैल्यू पर भी मैं बात कर लूं, फिर बफर सॉल्यूशन पहले बढ़ा दूं, मुझे लग रहा है पीएच मुझे मुंह से छूट गई, पीएच लेकिन अलग हम कंसीडर कर लेंगे भी, ठीक है, पहले बफर ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे अब आप ऐसा तो है नहीं कि बच्चे हो कहीं। तो एसिडिक बफर की अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पर ए पॉइंट एसिडिक बफर की बात करता हूं, मुझे ध्यान आया कि वो निकल के दिमाग वहीं चला गया ना, एसिडिक बफर में आ जाते हैं तो वीक एसिड होना चाहिए, इसके अंदर क्या होना चाहिए, वीक एसिड, ये बात याद रखो, जैसे वीक एसिड हो गया, ये वीक एसिड हो गया, और इसका सॉल्ट हो गया स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, यानी कि CH3COO बन गया, ठीक, ये एसिडिक बफर का एग्जांपल हो गया। दोनों आयनाइज होंगे। अगर हम एक्शन की भी बात करेंगे, बफर एक्शन की, तो भी बात कर लेंगे भी। और इसी तरीके से बेसिक बफर की अगर मैं बात करता हूं, समझ में सभी को आ रहा है ना, बेसिक बफर की अगर मैं बात करता हूं तो वीक बेस लेंगे और इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ में लगा देंगे, ये दोनों का मिक्सचर होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना, अलग अलग कुछ नहीं होना चाहिए। बफर एक्शन की अगर मैं बात करता हूं यहीं पर, बफर एक्शन, तो देखो भैया, अगर मैं बफर एक्शन लेता हूं, यहां पर बफर एक्शन में लेता हूं, और बफर एक्शन में लूंगा सबसे पहले एसिडिक बफर का, बफर एक्शन सबसे पहले मैं बात करूंगा एसिडिक बफर का, तो यहां पर मैं लेता हूं एसिडिक बफर ले लेता हूं, एसिडिक बफर ले लेता हूं, और एसिडिक बफर आपने देखा कि टूटेगा, CH3COOH जो टूटा वो किस में टूटा, CH3COO नेगेटिव में टूटा, और यहां पर H पॉजिटिव में टूटा। इतनी बात आप समझ गए होंगे, इतनी बात समझ गए होंगे। और इसी के साथ अगर मैंने CH3COO लिया, ये टूटा, तो ये CH3COO नेगेटिव में और Na पॉजिटिव में टूट गया। अब मान लीजिए इसमें आपने थोड़ा सा एसिड मिला दिया, वीक एसिड, डाइल्यूट एसिड थोड़ा सा मिलाया, तो आप ये जानिएगा कि होगा क्या, कि जो H पॉजिटिव आयन है, कि अगर हम लोग HCl मिलाते हैं तो HCl टूटेगा, किसमें टूटेगा HCl, H पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में। तो ये करेगा, ये H पॉजिटिव आयन एसीटेट आयन, यानी इससे दोबारा कंबाइन कर जाएगा, और दोबारा कंबाइन करने के बाद ये एसीटेट आयन से दोबारा कंबाइन कर लेगा H पॉजिटिव आयन, और जो वीक आयोनाइज्ड एसिड है, एसिटिक एसिड बना देगा। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सिंपली हम ये कहते हैं कि अगर हम एसिड मिलाते हैं तो जो एसीटेट आयन है वो H पॉजिटिव आयन से कंबाइन करके फिर वही एसिड बना देता है जो ऑलरेडी उसमें है, तो फिर पीएच कहां से बदलेगी, नहीं बदल पाएगी ना। अब मान लो आपने कहा कि सर बेस मिला दीजिए, हमारा मन कर रहा है कि बेस कर दें ऐड इसमें, तो ऑन एडिशन ऑफ, यहां लिख देता हूं, ऑन एडिशन ऑफ, ये HCl हो गया, और ऑन एडिशन ऑफ हो गया हमारा बेस NaOH, आपने थोड़ा सा बेस मिलाया, जैसे ही बेस मिलाया तो यहां पर आप जानते हैं कि बेस करेगा क्या, बेस टूटेगा, NaOH टूटेगा, इसमें Na पॉजिटिव में भैया जी, और OH नेगेटिव में। अब OH जब जाएगा तो OH क्या करेगा, क्या, अगर मान लो इसने थोड़ा सा सपोज कर लिया एसीटेट आयन लिया, ये एसीटेट आयन है, इसमें आपने OH नेगेटिव मिला दिया, जब OH नेगेटिव मिला दिया, सॉरी एसिटिक एसिड जो रखा हुआ ऊपर, यानी कि एसिटिक एसिड, तभी तो पानी निकलेगा, या उसका H पॉजिटिव ले लो, सिंपल सी बात है, H पॉजिटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक ही बात है। तो यानी कि H पॉजिटिव फ्रॉम एसिड लिख देता हूं, H पॉजिटिव फ्रॉम एसिड लिख देता हूं, और ये OH नेगेटिव से कंबाइन कर लेगा और बना लेगा आपका गंगा जल। तो फिर वही कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि पानी ही बना, और बाकी तो एसीटेट आयन है वो एज इट इज रहेंगे। या फिर इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे, एसीटेट आयन भी बना सकते हो, मतलब CH3COO
ऐसे भी लिखी जाती, कुछ किताबों ने ऐसी भी लिखी है रिएक्शन, मतलब ऐसा ना समझना कि सर यहाँ CH3COOH लिखा और OH नेगेटिव लिखा तो यहाँ पर बना सकते हो CH3COO नेगेटिव और H2O, ये और करके ऐसे भी कुछ किताबों ने लिख दी है, तो आप परेशान नहीं होइएगा। ऐसे ही अगर हम लोग बेसिक बफर ले लेते हैं, तो बेसिक बफर का भी pH वैल्यू मेंटेन रहता है, उसमें भी सेम कंसेप्ट चलता है, कंसेप्ट नहीं बदलता है। सबसे पहले हमने NH4OH लिया, जिसको तोड़ा किसमें, NH4 पॉजिटिव आयन में तोड़ा और OH नेगेटिव आयन में तोड़ा। ऐसे ही हमने NH4Cl ले लिया, इसको तोड़ा NH4 पॉजिटिव आयन में और यहाँ पर Cl नेगेटिव आयन में। इसमें भी आप एसिड बेस दोनों ऐड कर दोगे तो pH वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑन एडिंग HCl, अगर हम HCl ऐड कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, HCl टूटेगा H पॉजिटिव आयन में और Cl नेगेटिव आयन में। अब NH4OH जो है, NH4 जो OH है ऊपर वाला, ये NH4OH H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेगा और बना देगा NH4 पॉजिटिव आयन और साथ में वाटर। ये वही आयन बना जो ऑलरेडी पहले से इसमें है, इसलिए pH पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात का भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर मान लो बेस हमने मिलाया, ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस, ऑन एडिंग NaOH, बोले साहब हम तो NaOH मिलाएंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, तो मिलाइए ना NaOH, दिक्कत क्या है NaOH मिलाने पर। NaOH जब मिलाओगे तो Na पॉजिटिव बनेगा और OH नेगेटिव बनता है, ये बात भी आप जान रहे हो। अब ये जो आपका OH आयन है ना, ये NH4 आयन से NH4 जो आपका NH4Cl वाला है उससे कंबाइन कर लेगा और कंबाइन करके फिर वापस वही बेस दे देगा जो ऑलरेडी इसमें से है, तो फिर pH वैल्यू बदलने का कोई मतलब नहीं होता है। तो ये कंसेप्ट आपको ऑलरेडी पता है। यहीं पर बफर कैपेसिटी का एक फार्मूला जो पीजीटीज में पूछा गया है वो भी आपको बता देता हूं। बफर कैपेसिटी एक्चुअल में होती क्या है? बफर कैपेसिटी नंबर ऑफ मोल एसिड और बेस के जो 1 लीटर अगर सॉल्यूशन ले ले उसकी पीएच को बदलने के लिए सफिशिएंट हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं बफर कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? तो ये ध्यान दीजिएगा, इसे मिटा दे, लाइन तिरछी होगी थोड़ी सी, ये ले लिया हमने, ठीक है? अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स, हाँ ठीक है बिल्कुल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड और बेस, एसिड और बेस दोनों में से कोई भी हो, ठीक है, एडेड पर लीटर, एडेड यहां दे दीजिएगा, एडेड पर लीटर लिख दे, मैं पूरा लिख रहा हूं पर लीटर, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 1 लीटर में यहां चेंज कितनी हुई पीएच, वो लिख दो, चेंज इन pH वैल्यू, ठीक है, ऑफ बफर सॉल्यूशन, इतना ध्यान देना, ऑफ बफर। तो अगर हम लोग ये बात कहें आपसे कि इसको हम जो चेंज लिखा जाए वो कोई भी एसिड और बेस का हो, दोनों के लिए क्या पॉसिबल है। अब यहां पर बफर कैपेसिटी जो होती है वो डिपेंडेंट कब होती है, क्या मतलब होता है उसका। तो अगर आपसे कहूं कि अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सॉल्ट, ये मैंने सॉल्ट लिया, ठीक है, अपॉन में मैंने एसिड ले लिया, इन दोनों को मैं ये कहूं कि इनकी वैल्यू जो है वो यूनिट है, 1 है। और अगर मैं ऐसे कहूं कि सॉल्ट और मैं बेस भी ले सकता हूं, यहां पर बेस, इन दोनों की कंसंट्रेशन भी मान लो यूनिट है, 1 है, तो उस समय पीएच जो होगी, अगर मैं कहूं पीएच, तो पीएच जो होगी उस समय pKa के बराबर आएगी, या फिर pOH जो होगी वो pKb के बराबर आएगी। और ये बोला जा सकता है कि बफर कैपेसिटी मैक्सिमम आती है इस समय। तो ये मैक्सिमम बफर कैपेसिटी के लिए आप याद कर लीजिए, नहीं तो आपको वहां पर मैं क्या करता हूं, हमेशा कुछ चीजें ये हमेशा कहता हूं कि याद कर लो, इनके लिए ज्यादा ना सोचो, क्योंकि अगर आपने याद कर ली तो मौके पे तुरंत चौका मार दोगे, नहीं तो फिर बैठे रह जाओगे कि यार फार्मूला कैसे कैलकुलेट करें, क्या करें, वहीं में दिक्कत हो जाएगी। इसी को कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन भी पढ़ी जाती है जिसका नाम है हेंडरसन-हेसल-वॉक इक्वेशन, जो पीजीटी का पैट क्वेश्चन माना जाता है। तो यहां लिख देता हूं हेंडरसन-हेसल-वॉक इक्वेशन,
हैसेलबर्ग इक्वेशन बोला जाता है। और हेंडरसन हैसेलबर्ग इक्वेशन पीजीटीज में अक्सर हर साल लगी रहती है। और ये इक्वेशन है क्या, अगर आपको याद है तो फार्मूला भी आपको याद होगा, कोई बताएगा? हेंडरसन हैसेलबर्ग का फार्मूला, पीएच खैर लिखने में आपको दिक्कत होगी, पीएच इज इक्वल टू पी के हो जाता है, प्लस यहाँ लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड होता है, लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, ये फार्मूला होता है सॉल्ट की कंसंट्रेशन, एसिड की कंसंट्रेशन, ये पीएच पर होता है। अगर इसी तरीके से हम यहाँ पीओएच का फार्मूला बनाएं तो यहाँ पी के भी बना लेंगे, प्लस लॉग हो जाएगा, सही लिख रहा हूँ ना, सॉल्ट अपॉन यहाँ पर बेस हो जाएगा, बिल्कुल सही लिख रहा हूँ, बताइए भैया, यार बताया करो, कभी कहीं जिंदा दिली हो तो जिंदा रहो। ये इक्वेशन पर क्वेश्चन आ सकता है। बाकी आप फार्मूला जानते हैं, फार्म 14 में से घटा के भी लिख सकते हैं, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 करके आप दोनों कैलकुलेशन लिख सकते हैं। समझ गए ना बात? इसी के साथ में आपको पीएच वैल्यू भी बता देता हूं, पीएच वैल्यू बता देता हूं, फिर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस थोड़ा सा हम कल भी बात कर लेंगे। तो यहां पर मैं पीएच वैल्यू की बात करता हूं। पीएच वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू पर अगर मैं बात करता हूं तो पीएच वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोरेंसन ने दी थी और फार्मूला बताया था पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा और आपको अच्छे से याद भी होगा। ऐसे भी लिख सकते हो कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हो सकती है 10⁻⁻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 ⁻
सकता है। और आप ये जानते हैं कि पीएच वैल्यू जब कैलकुलेट की जाती है, पीएच वैल्यू जब कैलकुलेट की जाती है तो हमेशा मैं ऐसे लिखता हूं, अगर मान लीजिए मैं लिखूं यहां पर, सपोज कर लेता हूं, मैं इस तरीके से क्रॉस बनाने की कोशिश करता हूं, ये एक मैं क्रॉस बना लेता हूं ऐसे करके, यहां पर ध्यान देना, ये एक पॉइंट रख लिया, और दूसरा मैंने, आपने देखा होगा मेरी किताब में भी ये प्रिंट हुआ है शायद, ये किताब में भी मुझे याद है कि मैंने प्रिंटिंग पे इसे दिया था, जैसे ये मैंने दिया तो यहां पर मैं लिख देता हूं, यानी अगर मैं सॉल्यूशन को लिखता हूं तो ये ऐसे लिखता हूं, यहां पर मैं ए लिख देता हूं, अगर आपको अच्छे से याद है तो यहां बनाता हूं, ये ऐसे, ए हो गया, सी हो गया, आई हो गया, डी हो गया, आई हो गया, सी। एसिडिक करेक्टर डिक्रीज कर रहा है, जबकि यहाँ बेसिक करेक्टर जो है, बेसिक करेक्टर आपको इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपने समझा, और यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन कैसा हो गया, न्यूट्रल। तो कितना सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर मोर एसिडिक, एसिडिक करेक्टर डिक्रीज हुआ। और अगर मैं सिंगल लाइन से इसको बात करता हूँ, सिंगल लाइन से बात करता हूँ, सिंगल लाइन से बात करता हूं तो ऐसे भी आपको समझा सकता हूं, ऐसे भी समझा सकता हूं। पीएच वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नेगेटिव होती है। अब यहां पर मैं पीएच वैल्यू ले लेता हूं, यहां पीएच शुरुआत करता हूं 0, यहां 1, यहां 2, यहां 3, यहां 4, यहां 5, यहां थोड़ा डिफरेंस कम करना पड़ेगा, जगह घट गई, जगह घट गई। तो यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ पर 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, 11, 12, 13, देन 14। यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर मैं न्यूट्रल लिख देता हूँ, यहाँ पर आपका न्यूट्रल हो गई, ये आपकी एसिडिक हो गई, इधर की तरफ एसिडिक हो जाती है, और यहाँ इस तरफ चलेंगे तो फिर आपकी बेसिक वैल्यू हो जाती है, आपको पता। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर 10⁻⁻1, यहाँ 10⁻⁻14, या 0 से कर सकते हो, मैं 1 पे लिख देता हूँ, और यहाँ 10⁻⁻7 भी लिखी जाती है। अगर आपने जाना होगा तो पीएच, अगर पीएच 7 है तो सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है। पीएच अगर मोर देन 7 है, सॉल्यूशन आपका बेसिक हो जाता है, और अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 है तो सॉल्यूशन आपका एसिडिक हो जाता है। ऐसे ही हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से भी आप वेरिएशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ऐसे पीओएच भी निकाली जा सकती है, लेकिन कंबाइंड फार्मूला पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 है। ये फार्मूला भी बहुत काम का फार्मूला है, इस पर भी न्यूमेरिकल कराए जाते हैं। तो ये चीजें हो गई। तो अब मैं जो बचा हुआ टॉपिक है कल डिस्कशन एक बार कर लूंगा आपसे, क्या क्या करना है वो मैं बता दे रहा हूं। एक तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करनी है, इसके बाद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कल बताऊंगा आपको, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बताऊंगा, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बताऊंगा।
और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के बाद आपको इंडिकेटर बताऊंगा, इंडिकेटर भी यहीं पर बता दूंगा आपको, और बाकी कोई चीज अगर छूटी होगी तो उस पर भी मैं ध्यान दूंगा। ठीक है, तो ये क्लास में कल कंप्लीट कर लेता हूं, क्योंकि टाइम ओवर हो जाएगा, मुझे भी बोलते बोलते अब लगातार 2.25 घंटे हो चुके हैं, तो थोड़ा कल बोल लें। ठीक है, कल कर लें कंटिन्यू से, और इस पर फिर क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे बाद में। क्लियर? ओके, ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट।